पीएम मोदी 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, न्यूजीलैंड में होंगे और 6 दिवसीय ये यात्रा होगी। इस यात्रा को इंडो पैसिफिक में भारत की कूटनीति के लिहाज से क्यों अहम माना जा रहा है, क्यों इसे पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की एक सधी हुई चाल कहा जा रहा है, आज आपको तफसील से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्स्ट्रा क्लास का पहला चैप्टर। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2023 से जारी। ईरान अमेरिका के बीच तनाव भरी शांति वार्ता। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को अंतिम विदा देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। एक गोली से पूरे ईरान के नेतृत्व को खत्म कर सकते हैं। बीच बीच में उल्टा बजता ट्रंप का रेडियो, ईरान को धमकी पर धमकी। और ट्रंप के शांति राग से अलग नेतन्याहू का लेटेस्ट ऐलान। दुनिया अस्थिरता और असुरक्षा से भरे संकट के दौर में है। अमेरिका के साथ पश्चिम की एकजुटता दरक रही है। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका का सुपर पावर वाला तमगा खतरे में है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने ओमान के साथ मिलकर टैक्स का नया प्लान तैयार कर लिया है। यानी आर्थिक तनाव अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। तब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडो पैसिफिक में अब लहर तेज और बहुत तेज उठने वाली है। ग्लोबल ट्रांजिशन के इस दौर में भारत की रणनीति क्या है? इंडो पैसिफिक पर चली गई पीएम मोदी की कूटनीतिक चाल क्या चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर एक निर्णायक रणनीतिक प्रहार करने जा रही है? भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सबका साथ सबका विकास उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता। पहले यूएई समेत 5 देशों की यात्रा, फिर फ्रांस में G7 के मंच पर भारत का जलवा, फिर सेशल्स का दौरा, पिछले हफ्ते जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइशी से नई दिल्ली में मुलाकात और अब 6 जुलाई से 3 देशों की यात्रा। पीएम मोदी का इंडो पैसिफिक प्लान एक्टिव है। सच ये भी है कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी के मित्रता सूत्र ने एक भरोसेमंद और स्पष्ट संवाद दुनिया के साथ किया है। ईरान अमेरिका वॉर में बने ऊर्जा संकट के दौरान इसी मित्रता ने भारत पर तेल संकट हावी नहीं होने दिया। युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है।
तो पीएम मोदी के जिन विदेश दौरों को लेकर विपक्ष के पेट में दर्द उठता था, वही दौरे संकट के दौर में देश के लिए दवा बने। भारत ने राष्ट्रहित और भारतीयों के हित को सर्वोपरि रखा। तेल संकट के दौर में भी देश के भीतर दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में तेल के दाम कंट्रोल में रहे और विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा चला गया। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। बीजेपी कहती है कि विपक्ष और उसके नेता की सारी कोशिश, सारी जुगत, सारी बेचैनी बस किसी तरह सत्ता पाने की है और मोदी की कोशिश, मोदी का संकल्प भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। छोटा कुछ भी नहीं, बड़ा सोचना। इसलिए बात सिर्फ आज की नहीं है, कल की है, भारत के भविष्य की है और मोदी का मंत्र यही है कि भविष्य तभी बेहतर होगा जब 21वीं सदी की चुनौतियों और स्कोप दोनों के मुताबिक भारत तैयार होगा। मोदी के लक्ष्य देश की सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक के बहुत बड़े हैं। मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। और जैसा सुवेश जी ने कहा, सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। काम बोले थे। ये जो प्रोग्रेस दिख रही है, ये जो अचीवमेंट दिख रहे हैं, इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। आज भारत इसी दिशा में व्यापक प्रसार कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो। मोदी जिस सप्लाई चेन को मजबूत करने का लक्ष्य तय कर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में आज लड़ाई उसी सप्लाई चेन को लेकर है। सप्लाई चेन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके जरिए कच्चे माल को अंतिम प्रोडक्ट में बदलकर उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, जिसमें उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और वितरण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और कंपनियां शामिल होती हैं। ईरान अमेरिका वॉर में एक बात तो दुनिया को फिर से याद करनी है कि आज की तारीख में सप्लाई चेन केवल व्यापार का हिस्सा नहीं, बल्कि देशों के बीच रणनीतिक हथियार बन चुकी है। जियोपॉलिटिक्स में देशों के बीच के कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध, व्यापारिक नीतियां और वैश्विक सुरक्षा शामिल हैं। और आज के दौर की जियोपॉलिटिक्स में सारी जुगत इसी सप्लाई चेन पर कंट्रोल की है, इसे स्मूथ और लचीली बनाए रखने को लेकर है, क्योंकि जिसका कंट्रोल सप्लाई चेन पर होगा वो दुनिया की आर्थिक रफ्तार को प्रभावित करने की ताकत रखेगा। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है। इसी लिहाज से अहम है इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन वैश्विक अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन का सबसे अहम केंद्र है। इस क्षेत्र से दुनिया के कुल जीडीपी का करीब 60% और वैश्विक समुद्री व्यापार का आधा हिस्सा
गुजरता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का मिला जुला और आपस में जुड़ा हुआ जियोपॉलिटिकल और खास इकोनॉमिक रीजन, जो मोटे तौर पर अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक माना जाता है। इंडो पैसिफिक के इस क्षेत्र को भारत एक मुक्त, खुला, समावेशी और नियम आधारित क्षेत्र मानता है। पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और 2019 में पीएम मोदी की तरफ से शुरू की गई हिंद प्रशांत महासागर पहल इसी नजरिए का हिस्सा है, जो इंडो पैसिफिक में सुरक्षा, समुद्री व्यापार और पर्यावरण सहयोग पर जोर देती है। और पीएम मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा इसी नजरिए को और मजबूत करने के लिहाज से देखी जा रही है।